हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 61 से। A wheel has angular acceleration of 3.0 radian per second square and an initial angular speed 2 radian per second. Full stop. In a time of 2 seconds, it has rotated through an angle. एंगुलर एसेलेरेशन इसका दिया हुआ है। एंगुलर एसेलेरेशन को हम लोग अल्फा से लिखते हैं और ये लिखा हुआ है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आगे इसमें दिया हुआ है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, और t इज इक्वल टू दिया हुआ बच्चों 2 सेकेंड। 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको निकालना है, एंगल निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है तो ये इसका इक्वेशन होगा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 2 है, टाइम भी कितना है 2 है, 1/2 और अल्फा का वैल्यू 3 है, या फिर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 3 और फिर यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा आपको 6। 4 + 6 ये हो जाएगा आपको 10। तो थीटा इज इक्वल टू 10 रेडियन में है, आंसर हो गया। गुड आउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg and radius 4 centimeter is rotating about its axis at the rate of 3 rpm. Full stop. The torque required to stop it after 2 pi revolution is, मतलब कि 2 pi revolution के बाद इसमें आपको बताना है कि कितना टॉर्क लगेगा। तो सबसे पहले बात कि मास जो है एम वो दिया हुआ है आपको 2 kg, क्लियर। रेडियस जो है स्फीयर का वो है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिखेंगे, क्लियर है। ओके, उसके बाद बताना है आपको टॉर्क कितना रोटेट करने के बाद। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रिवोल्यूशन। 2 पाई रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन में जो 4 और पाई इंटू पाई स्क्वायर, ये थीटा मिल गया आपको। ओके, थीटा मिल गया तो हमको कैलकुलेट करना होगा, हमको कैलकुलेट करना है अल्फा पहले। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 rpm। इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बटे 60। रिवोल्यूशन पर मिनट 2 पाई/60 करते हैं और यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड, ये हो गई ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 6 यहाँ पकड़ जाएगा और पाई बटे कितना हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक। अब इस तरह से कोई एक सॉलिड सिलेंडर है ना, और उसको आप क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं अपने एक्सिस के अबाउट। सॉलिड सिलेंडर इस तरह से, और इसके ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया जाएगा। तो इसके अलोंग द टेंजेंट क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो इस तरह से ये मूव करेगा। अलोंग द टेंजेंट एक फोर्स लगेगा तो उसके द्वारा टॉर्क लगेगा, वही टॉर्क हमको कैलकुलेट करना है। तो टाउ इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आई इंटू अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² डिवाइडेड बाई 2 होगी। जो सॉलिड स्फीयर है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होती है। ओके, अब अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। और सवाल ये है कि 2 पाई रिवोल्यूशन होने के बाद ये रुक जा रही है। कहने का मतलब है कि ये जो है वो ओमेगा नॉट है। तो आफ्टर
2 पाई रिवोल्यूशन, आफ्टर 2 पाई रिवोल्यूशन, है ना, सॉलिड सिलेंडर स्टॉप हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो उसका ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओमेगा जो फाइनल होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर इसको 0 कर देते हैं, तो ये हो गया 0। ओमेगा नॉट को पाई डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, 10 इसका स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, अल्फा हमको कैलकुलेट करना है, और उसके बाद थीटा लिखेंगे। थीटा कितना है, 4 पाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 2 अल्फा इंटू 4, फिर पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू -1/800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ पर पुट करेंगे टाउ इज इक्वल टू मतलब टॉर्क, एम मतलब ऐसे लिखना होगा एम आर का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसको मॉड में लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाई 800। तो यहाँ पर लिखेंगे मास कितना है बच्चों, 2 kg, तो ये हो गया 2, आर का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बटे 2, अब फिर क्या होगा 1/800 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1/800, तो ये हो जाएगा आपको 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपको 2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन मीटर, और ये हो गया आंसर। तो ये टॉर्क होगा, मतलब इतना टॉर्क अगर इस बॉडी पे लगाया जाए तो ये 2 रिवोल्यूशन के बाद रुक जाएगी। इस सवाल का मतलब यही है, कठिन नहीं है, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। ओके, अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन क्या होंगे, फार्मूला पुटिंग ही होंगे, और नीट के हिसाब से थोड़ा कंसेप्ट रहेगा, है ना भाई, क्योंकि नीट का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो कंसेप्ट होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 63 3 ऑब्जेक्ट्स, ए सॉलिड स्फीयर, बी थिन सर्कुलर डिस्क, सी सर्कुलर रिंग, each having the same mass and radius, full stop. They all spins with the same angular speed omega about their own symmetric axis. The amount of work W required to bring them to rest would satisfy the relation. मतलब कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। सबसे पहली बात कि 63 में एक सॉलिड स्फीयर है, ये हो गया सॉलिड स्फीयर, ये है सॉलिड स्फीयर है, एक है आपको डिस्क है, ये हो गई डिस्क, और एक है रिंग, तो एक हो गई रिंग। सभी का मास सेम है, सभी की रेडियस सेम है, सबका रेडियस भी सेम है। ओके, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो 2 क्या होगी 5 mr²। क्लियर है। इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो I mr², I mr²/2। इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो हो गई mr²। तो ये हो गए रिंग, ये हो गई डिस्क, ये हो गई सॉलिड स्फीयर। सही है, सॉलिड स्फीयर है, सबका मास रेडियस सेम है। दूसरी बात ये है कि ये घूम रहा है ओमेगा से, ये भी बच्चों घूम रहा है किससे, ओमेगा से, और ये भी घूम रहा है ओमेगा से। तो बताना आपको ये है कि जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा किसका होगा। तो आप जानते हैं वर्क डन फॉर रोटेटिंग बॉडी, फॉर रोटेटिंग बॉडी
W इज इक्वल टू 1/2 आई और ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे होता है आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर बात किया जाए सॉलिड स्फीयर का तो ये हो जाएगा 1/2 आई सॉलिड स्फीयर इंटू ओमेगा के स्क्वायर। अगर बात किया जाए डिस्क का तो 1/2 और आई डिस्क ओमेगा का स्क्वायर। अगर बात किया जाए रिंग का तो 1/2 आई रिंग और ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे बात किया जाएगा, है कि नहीं। तो आप देखो भाई कि यहाँ पर इसको अगर सोल्व करेंगे तो 0.4 होगा ना, 0.4 m²। इसको सोल्व करेंगे तो 0.5 m² होगा, 0.5 m²। ई हो गया m²। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हो गया रिंग का, उसके बाद किसका हो गया बच्चों, डिस्क का, उसके बाद किसका हो गया, सबसे कम किसका हो गया, सॉलिड स्फीयर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑर्डर। सो सबसे ज़्यादा वर्क डन किसका होगा, रिंग का, उसके बाद किसका होगा, डिस्क का, और सबसे कम किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का। क्यों, क्योंकि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है कि नहीं, है ना भाई, क्योंकि ओमेगा सबके लिए सेम है तो आपको ऑर्डर ये मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन होगा वैसा ही होगा, सही बोल रहे हैं। तो आपको ऑप्शन अगर देखते हैं तो इसमें ए बी सी के हिसाब से दिया है। ए मतलब कि जैसे इसका नाम ए दिया हुआ है, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, बी दिया हुआ है, इसका नाम सी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और सी का रिंग का मतलब क्या होगा, सी, और डी का मतलब क्या हो गया, बी, और इसका मतलब क्या हो गया, एस, सॉलिड स्फीयर का मतलब हुआ ए। तो इस तरह से जो वर्क डन होगा माने ऑर्डर होगा वही आंसर होगा। तो डब्ल्यू सी डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए पहला ही है तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, दैट्स द फर्स्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना भाई, कोई डाउट। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 की बात आप कर रहे हैं। 64 ये सब बेसिक है और फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। नीट का क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एडवांस के ही क्वेश्चन कठिन होते हैं। नीट के क्वेश्चन में ऐसा कोई खास बात नहीं रहती, बहुत सिंपल होता है। अगर आप टोटल सिलेबस पढ़े हुए, रिवीजन किए हुए तो आपका रिजल्ट तय है। 64 A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 4 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with the force 6 Newton? कह रहा है कि इस तरह से एक कोई इस तरह से है, होलो सिलेंडर है मान लीजिए, और इस तरह से इसको फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दिया गया है और यहाँ से इसको एफ फोर्स लगाकर और क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। इसे एफ फोर्स लगा खींचे करेंगे तो क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, ये घूमने लगेगा। तो यहाँ ये एक्सिस है, इस सेंटर है, इसके बाद घूम रहा है, ये रेडियस आर है, इस तरह से ये रेडियस आर है, तो क्या लगाएगा, टॉर्क लगा देगा। तो सवाल ये है कि इसमें कितना अल्फा होगा, अल्फा का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 30 न्यूटन का फोर्स है, 30 न्यूटन, और इसकी जो रेडियस है वो कितना है बच्चों, 40 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 40 × 10⁻² मीटर, और उसके बाद क्या होगा, m = 3 kg, m = 3 kg। ओके, तो हमको क्या निकालना है, तो अगर हम इसे टॉर्क की बात करें, ध्यान दीजिएगा, टॉर्क = एक तो होता है आई अल्फा रोटेटिंग बॉडी के लिए, एक टॉर्क बराबर क्या होता है, R × F हो जाएगा, मतलब कि R परपेंडिकुलर × F। तो यहाँ पर R परपेंडिकुलर क्या है, कैपिटल R है, इस रेडियस पर इस फोर्स परपेंडिकुलर है, तो R मैंने लिख दिया, R परपेंडिकुलर पर आप R लिख सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो I अल्फा = R × F। हमको क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तो RF डिवाइडेड बाय क्या लिखना होगा, I। अब सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो जो होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर
उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो होती है mr²। कितनी होती है बच्चों? mr²। तो यहाँ पुट कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू जो मिलेगा r इंटू एफ डिवाइडेड बटे m इंटू आर का स्क्वायर। तो एक r से एक r कैंसिल, तो ये हो गया f डिवाइडेड बटे m इंटू आर। और f का वैल्यू आपको दिया हुआ है 30 न्यूटन और मास आपको दिया हुआ है 3 kg और r दिया हुआ है आपको 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये कैंसिल होगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 10 टू द पावर 2 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया 100 डिवाइडेड बटे 4, तो ये जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हो गया आंसर, ये अल्फा का वैल्यू हो गया। अल्फा इज इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन बी होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। एक होलो सिलेंडर था, उसको एक स्टैंड लगा कर उसमें फिक्स कर दिए और जैसे इसके एलोंग द टेंजेंट फोर्स लगाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, इस तरह से घूमना स्टार्ट करेगा। इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो अल्फा आ जाएगा। तो मैंने लिखा टाउ बराबर आई अल्फा रोटेटिंग बॉडी के लिए, फिर टाउ बराबर आर इंटू एफ होता है फोर्स के केस में। दोनों को बराबर किया, अल्फा निकाला और वैल्यू पुट कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 65। सभी क्वेश्चन फार्मूला पुटिंग है, इसमें इस क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि मेडिकल के क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं होती है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है, कठिन क्वेश्चन नहीं होता। तो इसलिए आप पूरा सिलेबस अगर पढ़े हैं तो क्वेश्चन बनेगा। 65 काफ़ी अच्छा सवाल है। A uniform circular disc of radius 50 centimeter at rest in free to turn about an axis which is perpendicular to its planes and passes through its center. It is subjected to a torque which produced constant angular acceleration 2 radian per second square. Its net acceleration meter per second and of 2 second approximately. इसमें कह रहा है ना कि आपको निकालना है टोटल एक्सेलरेशन। तो एक तो आपको अल्फा मिल गया, जिसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये दिया हुआ है 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AT आराम से लिख सकते हैं, AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो आर आपको दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है बच्चों, आर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पर AT इज इक्वल टू, मीटर हो गया, तो AT इज इक्वल टू हो गया R 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू अल्फा, मतलब कि 2। तो यहाँ पर क्या हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो एक यहाँ पर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हो गया आपको AT। AT इज इक्वल टू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर निकालना है क्या, AC। तो AC का कोई फार्मूला है, V स्क्वायर बटे R भी होता है, ओमेगा स्क्वायर R भी होता है, ये सारे फार्मूला है उसका। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है ना, अल्फा दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो सबसे अच्छा है कि हम ओमेगा निकाल लें। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 और प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यूज है आपको 2 और टाइम दे रखा है, टाइम जो है टाइम 2 सेकेंड है, टाइम जो है वो है 2 सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? ओके, ओमेगा आ गया। तो यहाँ पर जो है AC मतलब कि एंगुलर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होगा वो हो गया आपको ओमेगा स्क्वायर R। तो ये हो गया आपको ओमेगा स्क्वायर R, तो ओमेगा हो गया आपको 4 इंटू 4 इंटू R। तो R हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू
50 इंटू 1/100, तो ये हो गया आपको 2, ये हो गया फिर 2, तो ये हो गया आपको 8, ये हो गया 8, तो ये हो गया आपका AC। तो कोई भी पार्टिकल अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके पास दो एसिलेशन होता है, एक होता है AT और दूसरा होती है AC, और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका एक रिजल्ट आ जाएगा जिसको हम लोग A नाम दिया है ना। इस तरह से अगर कोई पार्टिकल चलती है तो A इजिकल टू क्या हो गया, अंडर रूट AT का स्क्वायर अब प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, AT का स्क्वायर। तो AT का जो वैल्यू आया है वो 1 आया है आपको, जो AT का वैल्यू आया है अब देख रहे हैं ना 1 है, तो लिखिए क्या 1 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 अब प्लस 64, ये हो जाएगा अंडर रूट 65। तो 65 अंडर रूट है, इसको वैल्यू लिखते हैं लगभग 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग वही होगा आंसर। क्लियर? ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करते हैं, तो यहाँ भी वही काम करना है, डिफ्रेंशिएट करके और जीरो कर देना है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। पॉइंट masses m1 and m2 are placed at the opposite ends of the rigid rod of length capital L and negligible mass, full stop. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it, full stop. The position of point P on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is given by, minimum is given by। आपके पास ऑप्शन दिया, पहले सवाल आप समझ लीजिए। डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये इस तरह से, इस तरह से एक रॉड है, ये हो गया रॉड और इसकी मास नहीं है, ओके, और इसको यहाँ से एक एक्सिस से पास करा रहा है ऐसे, और कितना से पास कर रहा है ओमेगा नॉट से, और ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, ये m1 है और ये m2 है, और यहाँ से जो डिस्टेंस दिया हुआ ये पूरा लंबाई जो है रॉड की वो क्या है L है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस x हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, x L माइनस x। सवाल यही है कि ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, यहाँ से ये x है तो यहाँ से L माइनस x है, पूरा लंबाई L है, m1 है, m2 है, ये रॉड है, रॉड में मास नहीं है। तो कह रहा है कि क्या x की वैल्यू होना चाहिए ताकि वर्क डन मिनिमम हो, है ना, वर्क डन मिनिमम हो। तो W इजिकल टू क्या होती है 1/2 होती है, I होती है और ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यहीं पे यही वर्क डन होता है। अगर कोई बॉडी रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है 1/2 I इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर होता है। समझ में आई बात? ओके, तो अब क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पर कि 1/2 I इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो पहले तो I लिखते हैं, I का वैल्यू लिखते हैं। तो I का वैल्यू कैसे लिखते हैं, m1 x स्क्वायर अब प्लस m2 और L माइनस x का स्क्वायर। एकदम ये बेसिक चीज़ है, आप जानते हैं इसको। अब यहाँ पे पुट कर देना है, क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पुट करते हैं इसको। तो पुट करेंगे तो आपको देखने में ऐसे मिलेगा 1/2, यहाँ पर मिलेगा m1 ब्रैकेट x स्क्वायर अब प्लस m2 L माइनस x के स्क्वायर और ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ऐसा हो गया। फॉर मिनिमम वर्क डन, फॉर मिनिमम वर्क डन, ये मैथमेटिक्स है। फॉर मिनिमम वर्क डन dw/dx
इज इक्वल टू 0, dw/dx इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे d/dx 1/2, बड़ा सा ब्रैकेट 1/2, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है m1x² प्लस m2 l माइनस x इसका स्क्वायर, फिर ओमेगा नॉट उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करना है। तो ये कांस्टेंट 1/2 और ओमेगा नॉट भी कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल कर और 0 कर देंगे, है ना भाई। तो डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे सिर्फ x वाला पार्ट को। यहाँ पर क्या लिखेंगे d/dx और यहाँ पर लिखेंगे m1x² प्लस d/dx और यहाँ पर लिखेंगे m2, फिर लिखेंगे l माइनस x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर m1 कांस्टेंट है, आपको पता है, m1 को बाहर करेंगे और d/dx लिखेंगे और x स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर m2 लिखेंगे बच्चों और d/dx लिखेंगे, है ना, और l माइनस x इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे m1 इंटू 2x, क्लियर है। अब प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे m2 है, बिल्कुल m2 है, और इसको पहले यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब बच जाएगा क्या l माइनस x, इसमें 2 में से 1 घटा देंगे। यहाँ भी ऐसा ही करते हैं, 2 में से 1 घटाते हैं, आपको पता है, बेसिक चीज़ है। उसके बाद ये है फंक्शन इंटू फंक्शन, स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर वाला का होगा और उसके बाद उसके अंदर जाएंगे तो l माइनस एक्स मिलेगा, तो फिर l का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, है ना, और x का कितना हो जाएगा 1। अब इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे बॉक्स में, हम फिर से बता देंगे, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ फिजिक्स नहीं है, ये डिफ्रेंशिएशन है, समझे बात को, बिल्कुल फिजिक्स नहीं है यहाँ पर। अब इसको आप सोल्व करोगे कंजस्टेड को तो ऐसा मिलेगा आपको 2m1 इंटू एक्स माइनस, ये माइनस कर देगा इसको माइनस, यहाँ पर होगा 2m2 इंटू l माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m1x माइनस 2m2l प्लस हो जाएगा 2m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पर क्या होगा बच्चों 2 कॉमन लेकर बाहर, तो यहाँ पर हो गया m1x प्लस m2x माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे m2 इंटू एल इज इक्वल टू 0। तो यह जाएगा x, फिर क्या होगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 इंटू क्या होगा l। तो x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब कि x की जो वैल्यूज होगी, अगर इतना हम लोग रखते हैं x की वैल्यूज, x का वैल्यूज इतना रखने का मतलब हुआ कि इसका सेंटर ऑफ जो मास है इस सिस्टम का वो इतना डिस्टेंस पर है। अगर इतना डिस्टेंस पर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन रखते हैं तो वर्क डन क्या होगा, मिनिमम होगा। इसका मतलब ये हुआ, इस सवाल का मतलब यही हुआ कि इस एक्सिस को हम कहाँ पर सेटअप करें ताकि इसमें मिनिमम वर्क डन हो। समझ में आया बच्चे, है ना। तो आप ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है x बराबर m2 बटे m1 इंटू एल, बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है x इज इक्वल टू m2l डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2, तो m2l डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन हो गया, कंडीशन के साथ क्वेश्चन जो रहते हैं वो क्वेश्चन अच्छा होता है। 67 An automobile moves on a road with a speed 54 km per hour. The radius of its wheel is 0.4 meter and the moment of inertia of the wheel about its axis
of rotation is 3 kg square. Full stop. If the vehicle is brought to rest in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted it brakes to the wheel is. सवाल देखो, पहले सवाल है कि आपको जो भी दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड है, वो दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। ये इनिशियल कहते हैं इसको भी नॉट। तो पहले तो इसको हम 15 नहीं है, 54 है, 54 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको पहले आप मीटर पर सेकंड में बदलो, 18 बटे किलोमीटर पर आवर, तो 5 बटे कितना करेंगे, 18 करेंगे, तो ये कट जाएगा 3 से, तो ये होगा 15 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आपको वी नॉट। उसके बाद आपको रेडियस जो है वो है 0.45 मीटर, ओके। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का, जो गाड़ी है, गाड़ी का चक्का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 3 kg मीटर स्क्वायर। टाइम कितना लगा रहा है रुकने में, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में रुक जा रहा है, यानी ओमेगा इजिकल टू इसका 0 हो रहा है, चाहे v इक्वल टू 0 हो रहा है। तो आपको निकालना है टॉर्क। क्या निकालना बच्चों, टॉर्क। तो टाउ बराबर आप एक ही फार्मूला जानते हैं, I इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। तो आई तो आपको दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करना है अल्फा। तो यहाँ पर क्या होता है, v इजिकल टू आर इंटू ओमेगा, तो v नॉट ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट इजिकल टू v नॉट बटे आर। v नॉट कितना है 15, r कितना है 0.4 और 5, तो ये होगा आपको 15 डिवाइडेड बटे 45, नीचे 100 से कहाँ चला गया ऊपर, तो ये हो गया 3, यानी आपको मिल गया ओमेगा नॉट इजिकल टू 100 डिवाइडेड बटे 3 रेडियन पर सेकेंड, ये मिल गया। अब क्या लिखेंगे, ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, इसको 0 होना है, इसको 100/3 होना है, अब प्लस अल्फा निकालना है, और टी आपको 15 होना है। सही है। तो अल्फा इजिकल टू क्या होगा बच्चों, -100 डिवाइडेड बटे 3 इंटू 15। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अल्फा इक्वल टू -100 डिवाइडेड बटे 3 इंटू 15, तो ये इसको कैंसिल करें तो ये 3 और ये हो गया आपको 20, तो -20 डिवाइडेड बटे 9 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गई अल्फा। तो टाउ इजिकल टू आई इंटू अल्फा, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा, तो आई हो गया 3, आई हो गया 3, यहाँ पर मॉड -20 डिवाइडेड बटे 9, तो ये हो गई आपको फिर 3, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बटे 3, तो ये हो गया 6.666, तो इसको लिख सकते हैं क्या 6.7 न्यूटन मीटर, और ये हो गया आंसर। कोई डाउट? तो आपको ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है 6.66 ही है, तो लग सी है, तो आपको 6.66 दिया हुआ है ना, इस तरह से दिया हुआ, इसी को रख देना है। क्वेश्चन नंबर 67 काफ़ी आसान था भाई। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, एक कार है तो कार में व्हील होगी, तो कार का वेलोसिटी आपको दे रखा है, या व्हील का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दे सका है, रेडियस दिया हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, 15 सेकंड में रुक जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा 0 हो गया। टॉर्क निकालना है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो टाउ बराबर आई इंटू अल्फा होता है। तो पहले हम इनिशियल ओमेगा नॉट का वैल्यू निकाल लिया, और ये फार्मूला पुट कर दिया, अल्फा निकाल कर बस रख दिया, हो गया। 68 देखते हैं। 68 काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 68 A solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about horizontal axis. A massless string is wound over the cylinders with one end and attached to the other hanging freely. Tension in the
टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। पहले तो बात समझो क्या क्या दिया हुआ है। एम इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 50 kg दिया हुआ है, एम इक्वल टू 50 kg, और उसकी जो रेडियस दिया हुआ है वो है 0.5 मीटर। ओके, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता ही है, और अल्फा इज इक्वल टू जो है वो 2 RPM रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, 2 रिवोल्यूशन सेकेंड माइनस 2 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, अब पहले से क्या है सेकेंड का स्क्वायर है, तो ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन गया अल्फा। कोई डाउट? ओके, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है, और कैसे है जरा देखिए, इस तरह से है, इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, और यहाँ पर सॉलिड है, और इसमें बहुत सारे रस्सी को ऐसे लपेटा गया है, देख रहा ऐसे ऐसे रस्सी लपेट कर इस तरह से, और इस तरह से क्या कर दिया है उसको रस्सी लपेट कर और इसको फ्रीली हैंग कर दिया, किसी ब्लॉक से इसको हैंग कर दिया गया एम मास से। तो इसमें टेंशन क्या लगेगा, टी लगेगा, तो उसके वजह से ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, ऐसे मैंने ऐसे घूमना स्टार्ट किया, अल्फा आ गया इसमें, तो बताना है कितना इसमें टेंशन लग रहा है। ये 90 हुआ ना, 90 डिग्री हुआ, ये रेडियस हुआ, ये टेंशन लगा हुआ। तो सबसे पहले बात की टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, फिर टाउ बराबर क्या हो गया टेंशन इंटू आर, जिसको एफ आर बोलते हैं, टी बराबर यहाँ पर फोर्स है, तो क्या लिखेंगे टी इंटू आर इजकल टू आई इंटू अल्फा। तो टी इजकल टू क्या होगा बच्चों, आई इंटू अल्फा डिवाइडेड बटे आर बन जाएगा। सभी वैल्यू दिए हुए हैं, पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई का वैल्यू आपको पहले ब्रेक कर दीजिए, आई बराबर क्या लिखिएगा एम आर का स्क्वायर लिखिएगा इंटू अल्फा लिखिएगा डिवाइडेड बटे 2, अब पहले से एक आर है, एक आर शेयर कर रहे, एम आर अल्फा डिवाइडेड बटे 2, और यहाँ पर आ गया बच्चों टेंशन। चलो पुट करो वैल्यूज, एम का वैल्यूज कितना दिया हुआ है, एम का वैल्यूज है 50, तो ये हो गया आपको 50 हो गया, आर का वैल्यू 0.5 हो गया, और अल्फा का हो गया आपको 4 पाई, अल्फा हो गया 4 और पाई, ओके, और नीचे में क्या रहेगा 2 रहेगा, तो ये हो गया आपको 2 पाई, कट गया तो 2 पाई मिला। अब इसको 2 से 0.5 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 50 इंटू पाई मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 3.14 हो जाएगा। तो ऑप्शन पाई के टर्म में नहीं है, वैल्यूज में है, वैल्यूज के टर्म में है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 20, और ये हो गया 5 7 हो गया, ओके, और फिर ये 15 हो गया, तो 2 पॉइंट, तो इतना आएगा, ठीक है, तो इस इतना आएगा, तो इसको आप क्या करेंगे यहाँ पर भेज देंगे, तो ये होगा 157 न्यूटन, और यही होगा आंसर। ये कोई अच्छा सवाल नहीं था, हमको लगा कि ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल 69 है, 69 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 69 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, जेईई मेन में भी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। A rod PQ of mass capital M and length capital L is hanged at end P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to the point Q as on the figure. When a string is cut, the initial angular acceleration of the rod is. तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह से एक रॉड है, ऐसे ऐसे
इसका नाम है P और इसका यहाँ जगह का Q नाम है, और इसको एक स्ट्रिंग से इस तरह से उसको हैंग किया गया है। ये है क्या, स्ट्रिंग, और ये रॉड हो गया। इसकी लंबाई, पूरा लंबाई जो है वो L है, और इसका मास कितना है, रॉड का M है। और यहाँ पर एक हिंग लगा हुआ है। हिंग मतलब ऐसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ दीवार है और इस तरह से एक हिंग से इसको फिक्स कर दिया है, ये हिंग लगा हुआ है। हिंग से उसको फिक्स कर दिया हुआ। अब कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि अब इसको क्या करना है, आपको इसको क्या करना है कि यहाँ से कट कर देना है। जब यहाँ से आप कट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ है। तो यहाँ से एक फोर्स लेगा जिसका नाम होगा mg, और यहीं इस बॉडी को कैसे करेगा, इस रॉड को ऐसे रोटेट कर देगा अल्फा से। समझ में आ रहा है समझ में? ओके, तो ये वाला जो रेडियस होगा जिसको हम r परपेंडिकुलर बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, उसके सेंटर ऑफ मास से है। तो ऐसे देखो, ऐसे है, हिंग्स लगा हुआ है, ओके, ऐसे हिंग्स फिट है। तो अब रॉड कैसा हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, नहीं समझे? जब रस्सी टूट जाएगी तो रॉड ऐसे रोटेट करेगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा, ओके। तो ये अपना सेंटर ऑफ मास बरकरार ऐसे लगा हुआ रहेगा। और पहले कैसे था, पहले था ऐसे पहले था, अब ऐसा हो गया। मतलब ये रोटेट कर रहा है, अल्फा से रोटेट कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, टाउ बराबर लिख देंगे I इंटू अल्फा, एक लिखेंगे टाउ बराबर R परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो टाउ इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर वाला में क्या लिखेंगे, L/2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे mg। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, गुड आउट, नहीं ना? तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इस दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या मिलेगा, I अल्फा इज इक्वल टू L/2, और फिर क्या लिखेंगे mg, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से अगर बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड फ्रॉम वन एंड से क्या लिखते हैं, ml² डिवाइडेड बटे 3 लिखते। इसका पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, ml² डिवाइडेड बटे 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू L/2 इंटू m इंटू जी। तो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पर मिलेगा L अल्फा डिवाइडेड बटे 3 इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बटे 2। तो अल्फा इज इक्वल टू जी ऐसा होगा, है कि नहीं, देख रहे हैं? तो ऑप्शन में अल्फा इज इक्वल टू कहीं है, अल्फा बराबर 3g/2l, देख रहे हैं ना, सी वाला आंसर होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं? तो ये अच्छा क्वेश्चन में से आता है, और ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन भी पूछता है, जेईई मेन IIT में पूछता है, और मेडिकल में तो ये सब फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। 69, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 की बात करते हैं। Question number 70. The instantaneous angular position of point on a rotating wheel is given by the equation theta t is equal to 2tq minus 6t square. The torque on the wheel becomes 0 at. कह रहा है ना कि किसी व्हील का जो थीटा है वो इस तरह से चेंज करता है, 2tq माइनस 6t का स्क्वायर, इस तरह से चेंज कर रहा है ना? ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, थीटा फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम का फंक्शन है, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको टॉर्क को जीरो करना है। तो टाउ बराबर क्या करता है, आई अल्फा इज इक्वल टू जीरो। टॉर्क जीरो होना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉर्क को आपको जीरो करना है। तो टॉर्क इक्वल टू जीरो लिखा, टाउ बराबर क्या लिखा, आई अल्फा इक्वल टू जीरो लिखा। तो आई तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना, तो क्या जीरो होगा, अल्फा जीरो होगा। और अल्फा का मतलब क्या हुआ, डी ओमेगा अपन डी टी, मतलब कि डी ओमेगा अपन डी टी को जीरो करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और 2t दिया हुआ है, 6t का स्क्वायर दिया हुआ है। तो डी थीटा अपन डी टी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ओमेगा होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी अपन डी टी और थीटा का वैल्यू है 2t³ माइनस 6t का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ओमेगा इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, 2d अपन डी टी और t का क्यूब माइनस 6d अपन डी टी और क्या लिखेंगे बच्चों, t का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3t स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2t। तो यहाँ पर लिखेंगे 6t का स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी, ये हो गया ओमेगा। अब क्या लिखेंगे, डी ओमेगा अपन डी टी, इसको क्या कर देना है जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपन डी टी और ओमेगा का वैल्यू है 6t का स्क्वायर माइनस 6t, इसको क्या करना है जीरो। तो 6d अपन डी टी और t स्क्वायर माइनस 6dt अपन डी टी इजिकल टू जीरो। तो 6 इंटू 2t माइनस 6 इजिकल टू जीरो। तो क्या लिखेंगे, 12t इजिकल टू 6 इजिकल टू जीरो। तो t इजिकल टू 1/2, तो t इजिकल टू 0.5 सेकेंड और ये हो गया आंसर। मतलब कि 0.5 सेकेंड में टॉर्क जीरो हो जाएगा, मतलब कि ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अल्फा जीरो हो जाएगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक मैंने सोल्व कर दिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।